माँ बाप केवल अपना धर्म निभाएं, बच्चे अपना धर्म निभाएंगे कि नहीं, हम पटना भेजेंगे वो पढ़ेगा कि नहीं, लड़की पढ़ेगी कि नहीं, उसका वो कहीं किसी के साथ तो नहीं भाग जाएगी, ये आपका कर्तव्य नहीं है। आपने जब अपने बच्चों को शिक्षा के लिए भेज दिया, आपने अपना ऋण जो पुत्र ऋण है वो पूरा कर दिया, आप स्वर्ग जाएंगे। वो अगर पुत्र धर्म निभाएगा तो वो भी स्वर्ग जाएगा, वो पुत्री धर्म निभाएगी वो भी स्वर्ग जाएगी, नहीं तो वो अपना नरक जाएगी। आप केवल ये मत देखिए कि वो क्या करेगा। खास करके लड़कियों को लेकर के उनके दिमाग में ये बात चलता है कि मेरे माँ-बाप जो हैं जो शादी करेंगे, अच्छे लड़के से शादी करेंगे जो कमा करके हमें खिला-पिला दे, हमारा पालन-पोषण कर ले। ये कैसे लड़कियों के अंदर से निकलेगा? जब तक ये बातें नहीं निकलेगी, तब तक लड़कियाँ शिक्षित नहीं होंगी कि हज हम देखिए, लड़कियां तो वही सोच रही हैं ना जो देख रही हैं। हुँ, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है कि जो भी इस एरिया में लड़कियां पढ़ रही हैं, सफल हो रही हैं, उनसे उन लड़कियों की बात की जाए। जो स्कूल्स हैं, जो कॉलेज हैं, जो कोचिंग है, आज तो ऑनलाइन के दुनिया में सब लड़कियां देख रही हैं। तो माँ बाप को ये बचपन से लड़की को नेहरू इंग्लिश में लिखना आता है कि NEHRU होता है। उस लड़के ने फॉर्म में भरा, नेहरू विहार का स्पेलिंग लिखा NAHRU, और लड़का आज IRS है। तो माँ बाप 3 साल 50 पे, 3 साल आप दीजिए उसको आर्थिक रूप से, बोले 3 साल तुम्हारी नौकरी, तुम्हारी शादी नहीं करेंगे, तुम्हारा जो महीने का खर्चा है देंगे, जो कोचिंग का खर्चा है वो देंगे। अगर माँ बाप 3 साल के लिए उसको स्पॉन्सर करता है और बच्चा 3 साल 50 पेज पढ़ने के लिए तैयार हो जाता है, आप हमसे संपर्क करिए। उसको जो खान सर की आप बात कर रहे थे, खान सर पढ़ाते हैं तो मज़ाक बहुत ज़्यादा करते हैं। क्या ये पढ़ाने का तरीका सही है? सबसे सही तरीका है। हुँ। देखिए, पढ़ना आसान नहीं है, कहना बहुत आसान है कि पढ़ लीजिए। बच्चे को हम लोग क्या कहते हैं, फुसलाना। वो मजाक के ही वजह से क्लास में आता है। मैं कई जगह बोलता हूँ, उन्होंने कहा कि सर हम लोग को ये आज से 20 साल बाद कोई ये ना देखे कि हमारे पास कितना पैसा था, कोई कितना ये था, ये नहीं। हम चाहते हैं कि सर 20 साल बाद अगर हम लोग जब रिटायर हो जाएं तो कहीं भारत के किसी कोने में कोई आग तापता हो और लोग वहां चर्चा कर रहे हो कि उस सब यज्ञ में जुड़ के देश को बदलना है। सर ये बात उन्होंने कहा था, तो हमने ये कहा था संस्कृत में कि अहम तुभ्यम समर्पयामि। जब इतने बड़े उद्देश्य के लिए आप कर रहे हैं, 16-17 साल की उम्र में उसको दिल्ली बॉम्बे कमाने भेज देते, गधा नहीं पैदा किया है ना जो आपके आपके आपका जीविका चलाए। माँ बाप को बच्चों की सेवा करनी है, माँ बाप को बच्चों से का पैसा नहीं खाना। मैं उस माँ बाप को बिल्कुल अच्छा नहीं मानता जो 25 साल की उम्र से पहले अपने बच्चे की कमाई खाते हैं। ये गरीब रहते हैं अशोक राजपथ में, तो जाना, तैयार होना, क्लास में घुसना बैठना, तो मान के चलिए कि ऑफलाइन में अगर आप 2 घंटे की क्लास है तो आपका 4 घंटा लगता है। भोजपुर का इतिहास बहुत पुराना है कि यहाँ पर एक-एक से वीर पैदा हुए हैं और एक-एक से हस्तियाँ पैदा हुई हैं। अभी हम लोग मौजूद हैं भोजपुर जिले के शाहपुर विधानसभा के इंग्लिशपुर, ये पंचायत है देवमलपुर बहुदरी और इंग्लिशपुर गांव से ही एक ऐसे शख्स हैं जो अनेकों आईएएस और आईपीएस बना चुके हैं। खान सर स्पेशल गेस्ट के तौर पे इनको बुलाते हैं क्लास लेने के लिए। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूँ। नाम है इनका धर्मेंद्र कुमार। हम लोग अभी देरांचल में बैठे हुए हैं और देरांचल एक तो सबसे बड़ा बात करें तो बाढ़ प्रभावित एरिया है। कभी भी हर साल लोग यही सोचते हैं कि इधर बाढ़ आ जाएगा और आपने जो किया है कि कहीं भी अगर बिहार में हम लोग बात करें, आप कहीं भी जाइएगा तो वहाँ पर 1-2 अधिकारी मिल ही जाएँगे जो आपके पढ़ाए हुए अभी बिहार की सेवा कर रहे हैं। देश की भी सेवा कर रहे हैं मगर बिहार की खास करके हम लोग बिहार की बात कर रहे हैं। ये आप नौकरी ना करके कहाँ से ये दिमाग में आइडिया कि चलिए हम अधिकारी बनाते हैं? इस देश का दुर्भाग्य है, लेकिन कई बार वो भी सौभाग्य हो गया। हम हैं, खान सर हैं, इस तरह के जो लोग हैं, बचपन में वो शिक्षक बनना नहीं चाहते थे। ये देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि लोगों का उद्देश्य शिक्षक बनना नहीं होता है। वो आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, बैंक अधिकारी बनना चाहते हैं, आईआईटी करना चाहते हैं, और फिर उनको समय काल परिस्थितियाँ उनको शिक्षा की तरफ ठेलती हैं। तो मैं भी इसी गाँव से निकला और शायद इस जवार का मैं पहला व्यक्ति होऊँगा जो दिल्ली आईएएस की तैयारी करने गया, मेंस इंटरव्यू की लगातार प्रक्रियाओं से गुजरा। और समय काल एक समय ऐसा आया जब लगा घर की हालत ऐसी नहीं है कि मैं हर महीने जो पैसे लिए जाते हैं वो लें। तो मैंने पार्ट टाइम अपने घर में आईएएस के बच्चे, चूँकि मैं सीनियर हो चुका था, उनको पढ़ाना शुरू किया और इतना जल्दी-जल्दी वो बच्चे रिजल्ट देने लगे कि बहुत भीड़ बढ़ गई।
तो भीड़ बढ़ गई तो उस समय आर्थिक आवश्यकताएं थी, तो मैं उनको पढ़ाने में ज्यादा संलग्न हो गया। तो मैं तो यही कहूंगा कि ईश्वरीय ये दैवीय कृपा थी कि ईश्वर चाहते थे कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में लोगों का सेवा करूं, उनके सपनों को पूरा करूं। तो अपना से सपना रह गया, लेकिन इस बात की बड़ी खुशी है कि हजारों लोगों के सपने को मैं पूरा कर रहा हूँ। तो ये दैवीय इच्छा थी। कब दिल्ली गए थे? मैं गया था 98 में, हम्म, 1998 में गया था यहाँ से। कितना दिन तैयारी किए होंगे? मैं 2003 तक तैयारी किया और मैं लगातार मेंस इंटरव्यू देता रहा। सिलेक्शन भी हुआ यूपी पीसीएस में मेरा, लेकिन वो रैंक भी नीचे रहा। तो मतलब लग नहीं रहा था कि दिल्ली छोड़ने का वो इतना बड़ा उद्देश्य है। तो वही मैंने बोला कि अभी मुझे मेरा एक अटेम्प्ट रह गया था आईएएस का, मैं सोच रहा था दूंगा। घर की परिस्थितियां, कुछ पिताजी बड़े बीमार हो गए थे, लगा था कि अब नहीं बचेंगे। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे पार्ट टाइम कुछ करना चाहिए। उसी पार्ट टाइम मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया और मैंने पार्ट टाइम किया था, वो फुल टाइम हो गया और वो अब जीवन ही बन गया। कब से फुल टाइम हो गया? 2002 से मैं घर में पढ़ाना शुरू कर दिया और 6 महीने के अंदर ही इतने बच्चे हो गए कि हमारे लैंडलॉर्ड ने कहा कि आप इस घर में नहीं पढ़ा सकते हैं, इतने बच्चे आते हैं, 20-25 बच्चे अगर एक कमरे में रोज आए जाए। तो उन्होंने कहा कि नहीं। तो फिर हमें कहा कि 20-25 बच्चों को लेकर मैं कहाँ जाऊंगा, जगह है नहीं। तो मैंने बत्रा सिनेमा का दुनिया नाम जानती है, जहाँ पे सारे आईएएस की कोचिंग है, वहाँ एक जगह मैंने किराए पे ले लिया और फिर यहीं से ये कारवां शुरू हो गया। एक छोटे से गांव से निकल करके दिल्ली पहुंचना, फिर वहां से उस जर्नी को शुरुआत करना, कभी दिमाग में ये आया था कि नहीं मैं ये करने वाला हूँ? मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ और जो बच्चे देख रहे हैं कि सपने हर चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है। कई लोगों को लगता है कि सर इतने समृद्ध हैं, इतना दुनिया जानती है, तो इन्हीं की जैसा बनना है। लेकिन मैं कहता हूँ कि ऐसा नहीं बनना है। हम जो सपना देखते हैं, फाइनली तो मैं आईएएस नहीं बना ना, तो मैं अपने आप को सफल व्यक्ति नहीं मानता। दुनिया बहुत मुझे सफल मानती है, शायद इसी वजह से आपसे भी बात हो रही है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि ठीक है, विकल्प बहुत बेहतर है। आज 100 आईएएस मेरा पैर छूते हैं, लेकिन मैं आईएएस नहीं बना। तो जो सपना है वो, उसको ज्यादा, मुझे आज भी लगता है कि एक अटेम्प्ट जो मुझे देना चाहिए था, उसको मुझे देना चाहिए था। मैं सफलता, पैसा, यश के चक्कर में वो एक अटेम्प्ट रह गया। तो एक सपना अधूरा है जो मैं इस एरिया के चाहता हूँ कि मेरे आसपास के कोई बच्चा है इस एरिया के, दियारा के, ऐसे तो पूरे भारत में, पूरे बिहार में आईएएस बच्चे, आईपीएस बच्चे, डीएसपी सब यही हैं। आपके जिले में ही इतने सारे हैं, रोज मिल रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि दियारा से कोई बच्चा आईएएस आईपीएस बने, ताकि मैं मान लूं कि मेरा जो सपना है उसने पूरा कर दिया। आप कह रहे हैं कि मेरा सपना अधूरा रह गया, और लोगों के तो सपने आप ही पूरा कर रहे हैं। जी, ये इस बात की संतुष्टि है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर रहता है कि मुझे अपना एक कदम देना चाहिए। ये अफसोस है, जी मतलब अभी भी कभी अकेले में बैठते हाँ, हैं तो ये अफसोस है। सोचते जरूर हैं। आप यकीन मानेंगे, बड़ा एकदम सबसे पर्सनल अपने जीवन का चीज शेयर कर रहा हूँ कि मेरे बैच में कम से कम 8 से 10 आईएएस आईपीएस है। हम लोग का ग्रुप था और अक्सर मैं सपने देखता हूँ कि हम लोग ट्रेनिंग में आपस में लड़ाई कर रहे हैं या हम कॉम्बैट में जा रहे हैं। अभी भी वो मेरे सपने में आता है, उन्हीं लोगों के साथ, कि हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। धीरांचल से निकले हुए हैं, यहाँ पर क्या आपको कमियां अभी भी मिलती है कि जो पूरा किया जा सकता है शिक्षा के क्षेत्र में? इस एरिया की कमी है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत कम उम्र में कमाने और लड़कियों को कम उम्र में शादी करने पे ये है। जो समृद्ध से समृद्ध आदमी है वो भी चाहता है कि 16, 17, 18, 19 साल की लड़की ग्रेजुएट, यहाँ पे शादी वाली पढ़ाई, एक शब्द भोजपुरी में कहते हैं, ब्याह की पढ़ाई हो रहा है। वो उतना ही लड़का पढ़ रहा है जितने से लड़की वाले आ जाए, लड़की को उतना ही पढ़ाया जा रहा है जिससे उसकी शादी हो जाए, वो अधिकारी बने, वो नौकरी में जाए। उसके पीछे जो त्याग है, जो उसके पीछे धैर्य है, जो उसके पीछे उसका, उसको प्रेरित करने की मोटिवेशन है, वो बहुत लैक है। देखिए बीपीएससी के क्लास में हम लोग बैठ रहे हैं, या आप यकीन करिए, जब सब जानते हैं मुझे, तो मैं हाथ उठवाता हूँ, 70% बच्चे वो नॉर्थ बिहार के रहते हैं, लड़के लड़कियां। जब 50 बच्चे हाथ उठाते हैं, मैं कहता हूँ कि इधर का कौन है, उसमें कैमूर का रहेगा, रोहतास का रहेगा, आरा उधर का रहेगा, सहार वगैरह का। दियारा के बच्चे बड़ी मुश्किल से 1000 बच्चों में, बीपीएससी के बिहार के बच्चे 1 या 2 बच्चा ऐसा हाथ उठाएगा जो शाहपुर और इधर का होता है, नहीं होता है। यहाँ के बच्चे बहुत सोच रहे हैं तो कांस्टेबल बनना, फौज में जाना, वो बच्चे जिनके थोड़े समृद्ध हैं। अदरवाइज 16, 17, 18 साल के बच्चे सूरत, बॉम्बे, हैदराबाद,
जाके और 12-12 हजार की नौकरी कर रहे ये हैं। कमियां किसमें है, बच्चों में है या फिर पेरेंट्स में? देखिए, संस्कृति को हम दोषी मानेंगे। हम सब एक संस्कृति में पलते बढ़ते हैं। सबका बच्चा अगर 16 साल में सूरत जा रहा है, तो 17वां बच्चा भी सूरत ही जाएगा। हमें यहाँ के माँ-बाप से मैं कहना चाहता हूँ, ये बात ज़रूर आप एडिट ना करें, कि माँ-बाप को समझिए कि खेत खरीदने में, घर बनाने में, महँगी शादी करने में, इसमें कुछ नहीं रखा है। 2 कट्ठा खेत बेच दीजिए, घर वो बनाएगा। जो आप निवेश घर बनाने पे, ज़मीन खरीदने पे दे रहे हैं, वो इसको कहते हैं मानव संसाधन पे। मानव को संपत्ति बनाइए, संपत्ति नहीं रहेगा। तो वो जो आप पैसा संपत्ति खरीदने पे, महँगी शादी करने पे, स्कॉर्पियो, बोलेरो देने पे रहे, हम लड़की के माँ-बाप आते हैं, मैं यही कहता हूँ कि ऐसा करिएगा कि इसकी शादी में एक थोड़ा खर्चा कम करिएगा। 2 लाख जो आप बचाएँगे ना, वो 2 लाख इसको पढ़ने के लिए दे दीजिए। वही लड़कों के लिए कह रहा हूँ कि लड़के को आप बाइक दे रहे हैं, महँगी मोटरसाइकिल दे रहे हैं, फ़ोन दे रहे हैं। बच्चे को कहिए कि पैसे के पढ़ने के अलावा और कोई पैसा नहीं दूँगा। आप बोलना शुरू कर दीजिए। आप तो ये कह रहे हैं, मगर यहाँ पर मैं जहाँ तक नोटिस करता हूँ, खास करके लड़कियों को लेकर के, लड़के तो ठीक है, खुद ही बता रहे हैं कि जैसे कांस्टेबल हम बन जाएं, दरोगा बन जाए, इससे ऊपर का बहुत कम ही लोग सोचते हैं। अब थोड़ा वो चेंज हुआ है कि यहाँ पर मैं अभी जो बीपीएससी का रिजल्ट आया है, तो बहुत सारी लड़कियों का इंटरव्यू किया हूँ इस बार कि का बीपीएससी का टॉपर भी मेरा स्टूडेंट है, हुँ, आनंद। आनंद अगर सुन रहा होगा, हुँ, तो जो इस बार बीपीएससी में रैंक 1 लाया है, वो भी हमारा ही छात्र है हुँ। इस बार। तो वही बीपीएससी का मैं बहुत सारे वो भी खास करके लड़कियों का इंटरव्यू किया हूँ। तो वो बहुत सारी लड़कियाँ ये भी है कि ऑनलाइन पढ़ाई करके या घर में रहकर ही पढ़ाई या इंटरव्यू के लिए बाहर निकली हैं कि जाकर के कुछ जानकारी हम हासिल कर रहे हैं। मगर यहाँ पर ये देखा जाता है खास करके लड़कियों को लेकर के, उनके दिमाग में ये बात चलता है कि मेरे माँ-बाप जो हैं जो शादी करेंगे, अच्छे लड़के से शादी करेंगे जो कमा करके हमें खिला-पिला दे, हमारा पालन-पोषण कर ले। ये कैसे लड़कियों के अंदर से निकलेगा, जब तक ये बातें नहीं निकलेगी, तब तक लड़कियाँ शिक्षित नहीं होंगी कि हमारे जो माता-पिता शादी करेंगे, वैसे लड़के से करेंगे जो नौकरी करता हो, रोजगार वाला हो। देखिए, लड़कियाँ तो वही सोच रही हैं ना जो देख रही हुँ, हैं। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है कि जो भी इस एरिया में लड़कियाँ पढ़ रही हैं, सफल हो रही हैं, उनसे उन लड़कियों की बात की जाए। जो स्कूल्स हैं, जो कॉलेज हैं, जो कोचिंग है, आज तो ऑनलाइन के दुनिया में सब लड़कियाँ देख रही हैं। तो माँ-बाप को ये बचपन से लड़की को बताना होगा कि हम तुम्हारी शादी पर खर्च नहीं करेंगे, हम तुम्हारी पढ़ाई पे खर्च हुँ, करेंगे, पढ़ो। हमारे पिताजी कहते थे, और दुनिया वो खान सर की वीडियो है, आप देखिएगा, हुँ, उन्होंने शेयर किया है अपने इस पे, कि मेरे पिताजी ने कहा था कि तू पढ़त-पढ़त थाक जीबा, हुँ, हम पढ़ावत-पढ़ावत ना थाकब। देखा तानी कि तू थाकताड़ा कि हम हुँ, थाकतानी। और इसी एक लाइन ने हमें पढ़ा दिया। हुँ, तो क्या ये ऐसी कोई रामायण महाभारत की तो बात नहीं है, देसी बात है। अगर यही पेरेंट्स अपने बचपन से अपने बच्चों को बोलना शुरू करते हैं, लड़के को लड़की को, कैसे नहीं बच्चा पढ़ेगा? आपने बता रखा है ना कि ये ज़मीन तुम्हारी है, ये हुँ, जायदाद तुम्हारी है, ये किराया तुम्हारा है, तो उसी दम पे वो इधर-उधर घूम रहा है। उसको ये पता चल जाए कि पिताजी पढ़ाने के अलावा और कुछ नहीं करेंगे हमें, वो पढ़ेगा। यही चीज़ समाज को सूचित करते रहना हुँ, है, और बार-बार, कई बार ना जड़मत हो सुजान, एक हुँ, बार में नहीं समझेगा, दूसरी बार में, तीसरी बार में, 10वीं बार में, हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ज़रूरी थोड़ी कि बच्चा एक बार में समझ जाता है। हम कहते हैं कि जब तक तुम नहीं समझाओगे, हम समझाते रहेंगे। हम ये नहीं कहते तुम तो बोका है, नहीं समझ रहा है। हुँ, वो नहीं समझ पा रहा है, ये मेरी कमी है। हुँ, हम दोबारा समझाएँगे, दोबारा नहीं समझ रहा है, फिर हमको लग रहा है कि मेरे समझाने में कोई कमी हो गई। तो अगर माँ-बाप की बात बच्चा नहीं समझ रहा है, इसका मतलब माँ-बाप के समझाने के तरीके में कमी है। तो माँ-बाप को दूसरा तरीका अपनाना चाहिए, तीसरा तरीका अपनाना चाहिए। हमें समझाते रहना है, हुँ। जैसे तरीका बदल-बदल के। जैसे जैसे कमज़ोर बच्चे आपके इंस्टीट्यूट में आते हैं, पढ़ने आते हैं कि कोई कहता है कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करना है या बीपीएससी की तैयारी करना है या जो भी जितने भी सिविल सर्विसेज़ हैं कि इसका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना है। तो क्या कभी ऐसा लगा कि नहीं कमज़ोर बच्चे भी जैसे ये गाँव में था ये इसके पास दिमाग ही नहीं है, नहीं पढ़ सकता है, लोग माँ-बाप कहते हैं कि बैल बुद्धि है, बहुत सारी चीज़ें भोजपुरी में कही जाती है। तो क्या इस तरह के बच्चे आते हैं, उनको आप लोग कैसे पढ़ाते हैं और कितना समय देते हैं? उससे क्या बोलते हैं कि इस तरह से मेहनत करो कि तुम्हारा हो जाएगा? हमारे पास एक जौनपुर का लड़का आया, उसने फॉर्म भरा, उसका नाम था अजय ओझा, और जो वहाँ पे स्थानीय उसने रूम लिया, उस जगह का नाम है नेहरू विहार। मैं गारंटी कह सकता हूँ कि छठी क्लास के बच्चे को भी नेहरू इंग्लिश में लिखना आता है कि NEHRU होता है। उस लड़के ने फॉर्म में भरा, नेहरू विहार का स्पेलिंग लिखा NAHRU, और लड़का आज IRS है।
कमिश्नर इनकम टैक्स है, आप गूगल करके देखिए उसको। तो बच्चा कोई कमजोर या तेज नहीं होता। आज जितने भी इस जवार के लोग अपने बच्चों को लेके आते हैं हमसे मिलने, मैं एक ही बात कहता हूँ कि इसको पढ़ने की आदत डालिए। अपना 6 बजे पढ़ने बैठ जाता है कि नहीं, बस इतना ही देखिए। उस उस बच्चे से ही पूछ लीजिए कि तुम रोज कितना घंटा पढ़ोगे, वो कहता हम 4 घंटा ही पढ़ पाएंगे। 4 घंटे कितने बजे से कितने बजे तक, तो कहेगा कि हम 10 से 11। तो बस ये बात देख लीजिए कि 10 बजे बैठ जाता है कि नहीं। 10 बजे उसका मोबाइल ले लीजिए, 4 घंटा पढ़े। बैठने की अगर आदत बच्चे में आपने डाल दी, वो लड़का कुछ भी बन जाएगा। ये तो कितना भी तेज हो, सिटिंग हैबिट इसको हम लोग बोलते हैं। सिटिंग हैबिट अगर बच्चे में नहीं है, वो चाहे आईआईटी का बच्चा हो चाहे कुछ भी हो, और सिटिंग हैबिट है, तो कितना भी आपके शब्दों में जो बैल बुद्धि होता है, हम लोग बैल बुद्धि मानते नहीं किसी को, वो बनना ही बनना है उसको। आप जाके मेरे यूट्यूब पे देखिए, आप किसी चैनल पे देखिए, जो बच्चा 50 पेज 3 साल पढ़ लेगा, 50 पेज 3 साल, लेकिन रोज, वो जो चाहता है वो बन जाएगा। ये आप लिख लीजिए, और आप कहीं भी, और कोई भी व्यक्ति आज तक मेरे पास ये नहीं आया कि हमने ऐसा किया और मेरा नहीं हुआ। जो भी व्यक्ति 50 पेज 3 साल पढ़ लेगा, ये माँ बाप का उत्तरदायित्व है कि उसको सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से कहे कि नहीं हम 3 साल देंगे। ये नहीं कि एडमिशन करा देता है, कहता है अगले साल का भइल अभी ना भइल। कंपटीशन इतना आसान तो नहीं है। तो माँ बाप 3 साल 50 पे 3 साल आप दीजिए उसको आर्थिक रूप से, बोले 3 साल तुम्हारी नौकरी, तुम्हारी शादी नहीं करेंगे, तुम्हारा जो महीने का खर्चा है देंगे, जो कोचिंग का खर्चा है वो देंगे। अगर माँ बाप 3 साल के लिए उसको स्पॉन्सर करता है और बच्चा 3 साल 50 पेज पढ़ने के लिए तैयार हो जाता है, आप हमसे संपर्क करिए। उसको जो वो बनना चाहता है उसको बनाने की गारंटी मेरी है। लेकिन 50 पेज, हाँ, आजकल मेरे पास आते हैं, माँ बाप पढ़ाना चाहता है, बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता है। उसको लगता है कि कोचिंग में एडमिशन ले लेने से हम बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता। कभी भी कोई आपके पास पढ़ने आता है तो जब भी पहली मुलाकात होती है, उस समय आप क्या बोलते हैं उनसे? सबसे पहले बात पूछते हैं, उसका बैकग्राउंड जानते हैं। उसका पूछते हैं कि कितने घंटे पढ़ पाते हो। तो अच्छा, बहुत सारे बच्चे ईमानदारी से बताते हैं कि सर अभी तो 1-2 घंटा में ही ये होता है। कोई बात नहीं, 2 घंटा पढ़ लेते हो तो हाँ सर, एक काम करो, अगले महीना तक इसको 2.5 घंटा तक ले जाओ। फिर हम लोग पूछते हैं कि सिगरेट पीते हो, हाँ, कितना सिगरेट पी जाते हो, तो सर 10। हम कहते हैं अगले महीने तक इसको 9 पर ले आओ। तो बुराइयों को भी छोटा छोटा कम करना है। 10 सिगरेट पीने वाला अगर 0 सिगरेट पिएगा ना, उसको चक्कर आने लगेगा, बीमार पड़ जाएगा, वो किसी से लड़ाई कर देगा। तो 10 से 9 पे लाना आसान है, 2 घंटे से 2.5 घंटे पे ले जाना आसान है। लेकिन 2 घंटे बच्चे पढ़ने वाले को कि 10 घंटा पढ़ो, उसको अधकपारी हो जाएगा, माइग्रेन हो जाएगा उसको। तो अपनी स्ट्रेंथ को धीरे धीरे बढ़ाना है और अपनी कमजोरी को धीरे धीरे कम करना है। धीरे धीरे आपकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत बढ़ जाएगी, कमजोरियां बहुत कम हो जाएंगी, और आप में विनिंग स्ट्राइक रेट अपने आप बढ़ जाता है। लोगों के अंदर तो ये होता है कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, बीपीएससी की तैयारी, मगर बहुत लोगों को ये पता नहीं चलता है कि हम शुरुआत कहाँ से करें। देखिए, सबसे पहली शुरुआत होती है, अगर जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, अगर माँ बाप हैं, कि 9वीं क्लास के बाद के 9 क्लास से लेके और आगे के सारी किताबें रखनी है, कभी बेचनी नहीं है, किसी को देनी नहीं है। मैं भी अपने बच्चों की किताबें रखा हूँ, 9, 10, 11, 12। इसको अब बिहार बोर्ड के हैं तो बिहार की किताबें, और आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो एनसीईआरटी कहते हैं उसको। ये 4 किताब बच्चे जितना पढ़ सकते हैं, आईएएस बनने की सबसे बेहतरीन शुरुआत होती है, जिसको हम कहते हैं 9, 10, 11, 12 की। जो 4 किताबें हैं, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, पॉलिटी की, जिसको आप लोग राजनीति विज्ञान कहते हैं, और अर्थव्यवस्था की, इकोनॉमी की। ये 4 किताबें 11, 12 की, और 9, 10 की साइंस की किताबें। किसी भी बच्चे को दिल्ली भेजने से पहले, क्योंकि दिल्ली महंगा शहर है और कई माँ बाप के पास पैसे होते हैं वो भेजने, उन बच्चों को तभी भेजिए जब वो बच्चा कहे कि मैं 11, 12 के बच्चे को ट्यूशन पढ़ा सकता हूँ, अब मुझे इतना ज्ञान आ गया है, उसको उस दिन दिल्ली भेज दीजिए। लेकिन तब तक दिल्ली ना भेजे। दिल्ली आके वो 9वीं की एनसीईआरटी पढ़ रहा है, 15,000 रुपए रहने का खर्चा करके, उसका कोई लॉजिक नहीं है। तो कोई भी बच्चा कहे कि मुझे दिल्ली आईएएस की तैयारी करने जाना है, पहले कहिए कि 9, 10 का साइंस और 11, 12 की ह्यूमैनिटीज, इन किताबों को एकदम घोल के पी जाए, जब इतना स्ट्रेंथ बन जाए, तब तक अगर हो सकता है कमजोर बच्चा हो तो उसको ऑनलाइन क्लास दे दीजिए। खान सर की भी क्लासेस है, बहुत सारे क्लासेज है जो 400, 500, 600 रुपए की होती हैं। पहले इतना कर ले, सिटिंग हैबिट डेवलप कर ले, अपने टाइम पे पढ़ने बैठ जाता है, उसके बाद उसको दिल्ली भेजिए, वहां पे उसका पॉलिशिंग हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें रॉ मटेरियल ही नहीं है तो कैसे पॉलिश होगा। खान सर की आप बात कर रहे थे, खान सर पढ़ाते हैं तो मजाक बहुत ज्यादा करते हैं, क्या ये पढ़ाने का तरीका सही है?
सबसे सही तरीका है। देखिए, पढ़ना आसान नहीं है, कहना बहुत आसान है कि पढ़ लीजिए। बच्चे को हम लोग क्या कहते हैं, फुसलाना। वो मज़ाक के ही वजह से क्लास में आता है। उसको मज़ा, देखिए जिस चीज़ में आपकी रुचि नहीं आएगी, रुचि सही शब्द है, मज़ा ऐसा लगता है कि जैसे कोई, रुचि कैसे विकसित होगा? उसको लगता है कि सर ना मज़ाक करते हैं, तो वो जोक सुनने आता है। लेकिन कोई भी, आप तो उनका 10 सेकंड का, 20 सेकंड का क्लिप देख रहे हैं, 2 घंटा वो जो बोल रहे हैं, उसमें 4-5 जोक होगा, लेकिन बाकी 2 घंटा क्या कर रहा है? तो हम लोग इस शिक्षा के शब्द में कहते हैं कि वही सुनने आओ ना, आएगा तो कुछ ना कुछ तो सीख के ही जाएगा। अगर ऐसा नहीं रहता, तो इतनी भारी संख्या में रिजल्ट कैसे आते हैं? तो आप लोग जो हम लोग की वीडियोस देखते हैं, क्लिप लोग बना-बना के डालते हैं 20 सेकंड, 30-40 सेकंड का, वो पूरे 2 घंटा के देखिएगा, बड़ी-बड़ी गंभीर फ़िल्मों में भी कॉमेडियन रहता है। क्यों कॉमेडियन रखा जाता है? कि गंभीरता से सर दर्द करता है, तो बीच-बीच में थोड़ा-सा उसको हँसी आ जाए, थोड़ा-सा दिमाग डाइवर्ट, फिर विषय पे लेके आते हैं। तो बहुत सही तरीका है, और वो मतलब शिक्षा का एक बहुत अच्छा तरीका है कि बीच-बीच में बच्चों की जो मोनोटनी है, वो बोर होते हैं, उसको दूर किया जाए। थोड़े हँस ले, फिर विषय पे वापस लेके आइए, फिर थोड़े हँस ले, फिर विषय पे वापस लाइए। हम सब यही करते हैं। पहली बार खान सर कब आपको बुलाए थे दिल्ली से पटना? सबसे पहले मेरी उनकी 2, अभी हमारे हम चूँकि हाँ, वो जब पटना रहते हैं तो मैं दिल्ली रहता हूँ, तो मुलाकात हम लोग की कम होती है। सबसे पहले हमें वो अप्रैल में नहीं, मार्च में दिल्ली जब वो आए थे नोएडा ऑफिस में, तो उनके नोएडा में जब सेटअप बन रहा था, अभी कुछ नहीं था, उस समय उन्होंने हमें बुलाया था। और उन्होंने एक बात कही थी जो मैं कई जगह बोलता हूँ। उन्होंने कहा कि सर, हम लोग को ये आज से 20 साल बाद कोई ये ना देखे कि हमारे पास कितना पैसा था, कोई कितना ये था, ये नहीं। हम चाहते हैं कि सर 20 साल बाद अगर हम लोग जब रिटायर हो जाएं, तो कहीं भारत के किसी कोने में कोई आग तापता हो और लोग वहां चर्चा कर रहे हो कि उस सब वही सब देश बदला था। तो सर, देश बदलना है और शिक्षा से ही देश बदलना है। और हम चाहते हैं कि आप लोग भी सर हमारे इस यज्ञ में जुड़ के देश को बदलना है सर। ये बात उन्होंने कहा था। तो हमने ये कहा था संस्कृत में कि अहम तुभ्यम समर्पयामि। जब इतने बड़े उद्देश्य के लिए आप कर रहे हैं, तो मैं आपके लिए समर्पित हूँ। और उसके बाद हमारी कभी कोई बात नहीं हुई कि हमारी सैलरी कितनी होगी, हमारा पैकेज। बस उन्होंने कहा कि सर, देश बदलना है, और हम लोग तो दियारा के आदमी, हम लोग यही तो चाहते हैं। उनकी इतनी ही बात हुई, हमने कोई बात नहीं की कोई कि हम कैसे जुड़ेंगे, क्या होगा। हमने कहा कि सर, अहम तुभ्यम समर्पयामि, अब करिए हम। उसके बाद उन्होंने सबसे पहले मुझे मई में कहा कि सर, एक बीपीएससी की पहली बैच है, उसमें 4000 बच्चे हैं, और सर उस क्लास में हम चाहते हैं कि आपका कुछ गेस्ट लेक्चर लगाएं। और वहीं से जब मैं आया, तो उसके बाद तो बिहार ने जो सम्मान दिया इतने कम समय में, वो अभूतपूर्व है। मतलब बच्चे पढ़ना चाहते हैं बिहार के। सच्चाई है कि मैं बच्चों के ना पढ़ने का दोष इनके माँ बाप को मानता हूँ। 16-17 साल की उम्र में उसको दिल्ली, बॉम्बे कमाने भेज देते। गधा नहीं पैदा किया है ना, जो आपके आपके आपका जीविका चलाए। माँ बाप को बच्चों की सेवा करनी है, माँ बाप को बच्चों से का पैसा नहीं खाना। मैं उस माँ बाप को बिल्कुल अच्छा नहीं मानता जो 25 साल की उम्र से पहले अपने बच्चे की कमाई खाते हैं। ये गरीबी कोई बहाना नहीं है। आज के तारीख में सरकार आपको राशन देती है, फ्री शिक्षा देती है, स्कॉलरशिप देती है। आपको है कि आपका 16 साल का बच्चा सूरत जाके कमाए और आप गांव में पेड़ के नीचे बैठ के ताश खेलें। ऐसे माँ बाप जरूर नर्क में जाएंगे, आप लिख लीजिएगा। अभी तक कितना क्लास ले चुके हैं खान सर को? नहीं, हमारी तो हाइब्रिड क्लास होती है ना। क्लास तो मैं रोज ही लेता हूँ, बस अभी आया हूँ तो नहीं आ रहा हूँ। हाइब्रिड होती है कि जो हमारी क्लास लाइव होती है, वही ऑनलाइन पे चली जाती है। अगर आप कहेंगे तो समय नहीं है, तो मैं आपको यूट्यूब पे दिखाता कि हमारी क्लास कैसे चलती है। हमारे सामने हजारों बच्चे बैठे होते हैं, हम उनको पढ़ा रहे हैं, और सामने स्क्रीन लगे होते हैं, वही क्लास लाइव रहती है। तो वो ऑफलाइन, इसको हाइब्रिड बोलते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों एक साथ चलता अच्छा, है। एक सवाल ये भी है कि लोग कहते हैं कि ऑनलाइन से बेहतर ऑफलाइन क्लास होती है। इस दोनों में अंतर क्या है, ऑनलाइन क्लास में और ऑफलाइन क्लास में? देखिए, दोनों का अपना फायदा और नुकसान है। ऑफलाइन का फायदा ये है कि जैसे ही क्लास खत्म हुई, आपको कोई छोटी सी बात नहीं समझ में आई, तो उसी समय हमारे चैम्बर में आके बच्चा पूछ लेता है कि सर, ये वाली बात नहीं समझ में आई सर, या सर मेरा ये डाउट है। ये ऑफलाइन क्लास का फायदा है। लेकिन ऑफलाइन क्लास में समय बहुत लगता है। मान लीजिए, सपोज करिए कि आप मुसल्लापुर हाट में हमारा खान सर का क्लास है, आप रहते हैं अशोक राजपथ में, तो जाना, तैयार होना, क्लास में घुसना, बैठना, तो मान के चलिए कि ऑफलाइन में अगर आप 2 घंटे की क्लास है, तो आपका 4 घंटा लगता है, आना जाना, कपड़ा बदलना, ये सब।
तो ऑनलाइन में फायदा क्या है कि 2 घंटे का क्लास का मतलब 2 घंटा ही होता है, क्योंकि उसमें आपको कपड़े नहीं बदलने हैं, टेम्पू नहीं लेना है। नुकसान ये है कि अगर उसके दिमाग में डाउट आ गया तो डाउट दूर करने के लिए कोई उसी समय आसपास कोई नहीं होता है। लेकिन ऑनलाइन भी एक बहुत अच्छा सोर्स है, पैसे कम लगते हैं। विशेषकर लड़कियों के लिए ऑनलाइन बहुत अच्छा है कि घर वाले बाहर शहरों में नहीं भेजना चाहते, तो जो जैसी आर्थिक परिस्थितियां हैं वैसे अनुसार करें। तो मेरे समझ से दोनों में बुराई नहीं है। अगर बच्चे में सिटिंग हैबिट है तो वो गांव में भी रह के बनेगा, नहीं सिटिंग हैबिट है वो कहीं नहीं बनेगा। अभी मैं एक जगह गया था, बीपीएससी से जो शिक्षक बने हैं बिहार के लोग, वहाँ पर ट्रेनिंग लोग दे रहे थे यहीं बिहियां में। तो मैं वहाँ पर गया था तो देखा कि ज़्यादा तौर पे लड़कियां हैं, महिलाएं, वो भी महिलाएं, लड़कियां नहीं महिलाएं हैं, जिनकी शादी हो गई हैं, 1-2 साल के बच्चे होंगे या 5 साल के बच्चे होंगे। अभी एग्जाम भी हो रहा है, मैं गया था तो देखा कि लोग बच्चों को लेकर के, कोई 5 साल का है, 7 साल का, ऐसे लेकर के आए हैं और महिलाएं एग्जाम दे रही हैं। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि अब रेशियो जो है वो लड़कों से ज़्यादा है। वो ग्रो कर रही हैं, वो सरकारी नौकरियाँ पा रही हैं। ये कहाँ पर लड़कों से चूक हो जा रही है कि वो पीछे रह जा रहे हैं? जब आपके पास 20 कपड़ा होगा ना हुँ। तो आप हमेशा ज्यादा समय लाएंगे कि कौन सा कपड़ा पहने। लेकिन जिसके पास एक ही कपड़ा है, लड़कियों को पता है कि मेरे पास सिर्फ एक ही विकल्प है, शिक्षा से ही कुछ करके ये चूल्हा चौका बर्तन दहेज से मुक्ति मिलना है। लड़का मोबाइलों चला ले रहा है, लड़का मोबाइल का दुकान खोल ले रहा है, ट्रकों चला रहा है, ट्रैक्टरों चला रहा है, सूरत भी चल जा रहा है, पंजाब भी चल रहा है। तो लड़कों की जो इतनी अधिक विकल्प है, यही उनके असफलता का कारण भी है। लड़कियां समझ चुकी हैं कि अगर जो कुछ भी हम कर सकते हैं, ये चार दीवारी के बंधन से मुक्त होना है, तो शिक्षा ही वो संकल्प है। तो उनके दिमाग में फिक्स है कि यही एक तरीका है। लड़कों के पास इतना तरीका है कि वो तो 5 साल यही सोचने में लगा दे रहा है कि उसको करना क्या है, और इसी वजह से लड़कियों की सफलता का रेट इतना ज्यादा है। गाँव के पेरेंट्स से क्या कहिएगा कि अपने चाहे लड़का हो या लड़की हो, उनको किस तरह से शिक्षा दी जाए कि वो सक्सेस करें? मैं हाथ जोड़ना चाहता हूँ पहले सब पेरेंट्स से कि कुछ भी हो जाए, 25 साल से पहले लड़की की कमाई को आप नहीं यूज करेंगे, ये सोच लीजिएगा तो ऑटोमेटिकली आप पढ़ा देंगे, नंबर वन। और लड़कियों को 21 साल से पहले शादी नहीं करनी है, तो उससे उसके बीच का लड़की को बोल दीजिए, चाहे आपकी लड़की 6 में है, 7वीं में है, 5वीं में है, कि 21 साल से पहले तुम्हारी शादी नहीं करनी है, और तब तक जितना पढ़ना है, जो पढ़ना है पढ़ लो। और लड़के को यही बता दीजिए, लड़कों को प्लीज 2 कट्ठा खेत बिक जाए, थोड़ा सा धान बिक जाए, भूसा बिक जाए, उसको पढ़ाने पे लगा दीजिए। 25 साल से पहले माँ बाप अपने बच्चों की कमाई ना खाएं, लड़कियों को 21 साल से पहले शादी ना करें। ये 2 निर्णय ले लीजिए, आपको मैं दावा करता हूँ कि उसके बाद वो लड़का और लड़की क्या करेंगे आपको खुद रास्ता मिल जो जाएगा। पेरेंट्स कह रहे हैं, दबाव दे रहे हैं कि हम शादी करेंगे ही, उनके लिए क्या किए? क्योंकि देखिए यहाँ पर लड़कियाँ तो चाहती है कि हम पढ़ें, बाहर जाके भी पढ़ें, बहुत सारी लड़कियाँ होती है, मगर पेरेंट्स उस तरीके के नहीं है, गाँव के नहीं सोचते हैं कि यहाँ पर करनामीपुर से शाहपुर भी भेजें। कोई नहीं चाहता है, चाहता है कि करनामीपुर ही मेरी बच्ची पढ़ ले, यहाँ से आगे ना जाए। डर भी एक लगा रहता है कि शाम हो जाएगा तो कैसे घर पहुँचेगी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उन लड़कियों के लिए, क्योंकि एक मैं खान सर का वीडियो क्लिप देखा था, वो कहीं पर बोल रहे हैं कि मेरे इंस्टीट्यूट में एक लड़की आई थी, वो पढ़ रही थी, तो मैं देखा कि अपने आगे जो सर का बाल जो है, वो पूरा एकदम साफ कर लिया है। तो मैं पूछा ये क्यों? तो वो बोले कि हमारे घर में जो हमारे पेरेंट्स हैं, कह रहे हैं कि तुम्हारी शादी हम कर देंगे, लड़के देख रहे हैं, ये कर रहे हैं। जब हम खूबसूरत दिखेंगे ही नहीं, तो कहाँ से शादी करेंगे? तो क्या होना चाहिए लड़कियों को लेकर के, खास करके वो भी गाँव की लड़कियों की मैं बात कर रहा हूँ, शहर में तो सब जागरूक हो गए हैं, लड़कियाँ पढ़ भी रही हैं, सबसे ज़्यादा तभी ग्रोथ रेट इतना है, आगे है नौकरी में। तो गाँव की लड़कियों के लिए स्पेशल तरीके से कि क्या वो करे कि जो जिससे उनके पेरेंट्स भी मान जाए और वो पढ़ाई भी जारी रखें। देखिए, ये जो हमारा दियारा क्षेत्र है, ये धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र है। यहाँ पे त्रिदंडी स्वामी जैसे स्वामी हो, तो मैं आध्यात्मिक बात समझता हूँ। आप एक पत्रकार हैं, हम एक शिक्षक हैं, ये किसान हैं। हमें अपना धर्म निभाना है। माँ बाप का क्या धर्म है? अपने बच्चों को बेहतरीन शिक्षा दें, बेहतरीन उनकी गृहस्थी बना दें। माँ बाप केवल अपना धर्म निभाएं, बच्चे अपना धर्म निभाएंगे कि नहीं, हम पटना भेजेंगे वो पढ़ेगा कि नहीं, लड़की पढ़ेगी कि नहीं, उसका वो कहीं किसी के साथ तो नहीं भाग जाएगी, ये आपका कर्तव्य नहीं है। आपने जब अपने बच्चों को शिक्षा के लिए भेज दिया, आपने अपना ऋण, जो पुत्र ऋण है, वो पूरा कर दिया। आप स्वर्ग जाएंगे। वो अगर पुत्र धर्म निभाएगा तो वो भी स्वर्ग जाएगा,
वो पुत्री धर्म निभाएगी, वो भी स्वर्ग जाएगी, नहीं तो वो अपना नरक जाएगी। आप केवल ये मत देखिए कि वो क्या करेगा, हम अपना धर्म निभा रहे हैं कि नहीं, हम उनको नहीं पढ़ा रहे हैं ये सोच कर कि उसके साथ ये हो जाएगा। अगर यही बात हम मेरे माँ-बाप ने सोचा होता कि दिल्ली गया है, वहाँ नशेड़ी बन जाएगा, जुआरी बन जाएगा, तो आप जिस मेरे बगीचे में मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, यहाँ पे भी हम खेत कोड़ रहे होते कि दिल्ली जाके बिगड़ जाई। तो हमरा बिगड़े के बाद तो आज इस एरिया में जो मेरे पास पुलिस अधिकारी आके बता रहे हैं कि इतना नशा का प्रचलन हो चुका है, सूखा नशा जिसको एलसीडी ये लोग बोलते हैं, अफीम, गांजा, चरस का। क्यों? ये बच्चे तो बाहर नहीं गए, कैसे नशेड़ी बनेंगे? अब हमारे बाजार पे जाइए, आपको कौन सा नशा नहीं मिल रहा है? क्या वहाँ शहर के लड़के आके नशा कर रहे हैं? उन माँ-बाप से कहना चाहता हूँ कि क्या आपने उनको रोक लिया? जो यहाँ पे चंदपुरा बाजार पे, करनायपुर पे, शाहपुर में, आरा में जो अफीम ले रहे हैं, आपने उनको रोक लिया बाहर ना बेच के। बाहर भेजिएगा तो ऊंच-नीच, सही-गलत का ज़्यादा अनुभव होगा। कबीर कोई शिक्षा नहीं प्राप्त किए थे। कहा कहा जाता है कि लइका पढ़ावा ना तो शहर घुमावा। ना आप शहर घुमा रहे हैं, ना पढ़ा रहे हैं और चाहते हैं कोई विद्वान हो जाए, कैसे हो जाएगा? तो माँ-बाप अपना कर्तव्य करें। हमारे माँ-बाप ने भेजा मुझे। उन्होंने अपना धर्म निभाया, मैं भी अपना धर्म निभाया। लेकिन कई लोग नहीं धर्म निभा रहे, लेकिन आप गाँव में रह के उसके साथ जो अधर्म कर रहे हैं, उसके बाद आप कितना भी यज्ञ करा लीजिए, कितना भी 24 घंटे का वो अष्टजाम कर लीजिए, आपका नर्क जाना स्वाभाविक है। आप गीता पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है कि सबसे पहले व्यक्ति वही नर्क जाता है जो अपने ऋण या धर्म को नहीं निभाता है। तो माँ-बाप अपने धर्म को निभाइए, आप लोग धार्मिक लोग हैं, धर्म को पूरा करिए। बच्चों के प्रति जो धर्म है उसमें आपके तरफ से कोई कमी ना रह जाए, आप इतना उत्तरदायित्व लीजिए, इतना ही काफ़ी इस क्षेत्र को बदलने के तो लिए। देखिए हम बात कर रहे थे और आगे भी हम लोग इसी तरह बात करते रहेंगे, जब भी मिलेंगे और जब मुझे मौका मिलेगा तो दिल्ली भी जाकर मैं बात करूँगा। मगर एक चीज़ ये इन्होंने बोला कि यहाँ पर जो माँ-बाप हैं वो अपना धर्म निभाएँ। ये ना सोचे कि जो हमारे बच्चे हैं बाहर जाकर के बिगड़ जाएँगे, जो हमारी लड़कियाँ हैं बाहर जाके बिगड़ जाएँगी, इस पे ध्यान ना दें। उनका जो है पुत्र धर्म और पुत्री धर्म उसको निभाएँ और ये गए थे आईएएस बनने, मगर किस्मत कुछ और ही करवाना चाह रही थी। आज लोगों को आईएएस बनाते हैं, आप कहीं भी जाइएगा तो बहुत सारे ऐसे इनके पढ़ाए हुए लोग मिल जाएँगे, बहुत सारे ऐसे आईएएस और आईपीएस लोग मिलेंगे जो इनके पढ़ाए हुए हैं और आज भी पूरे देश में देखिएगा तो इनका नाम है और जैसे यहाँ पर लोग कहते हैं बिहार में तो एक खान सर प्रचलित है, खान सर इनको दिल्ली से पटना लाए थे और अभी भी ये क्लास चलता रहता है इनका। ऐसे भी अभी कब ऑफलाइन क्लास लेने आना है खान सर के कोचिंग में? हम लोग का शेड्यूल लगता है, हुँ, आप मुझे धर्मेंद्र सर के नाम से आप कहीं भी सोशल मीडिया पे खोजेंगे, मैं मिल जाऊँगा। तो हमारा शेड्यूल लगता है, हुँ, जैसे मैं बेसिकली समाजशास्त्र, सामाजिक मुद्दे या और सामाजिक न्याय और आंतरिक सुरक्षा पढ़ाता हूँ, 4 विषय मैं पढ़ाता हूँ। हुँ, तो बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, उसके विषय अलग-अलग लोग अलग पढ़ाते हैं, ज्योग्राफी कोई और पढ़ाता है, हिस्ट्री कोई और पढ़ाता है, जो बच्चे देख रहे होंगे, जान रहे होंगे। तो जब हमारा जैसे कोर्स चलता है, तो हुँ। जब मेरा कोर्स आता है, तब उस समय मैं आता हूँ। फिर जिसका कोर्स खत्म होता है तो वो दिल्ली वापस चला जाता है। इस तरह से हमारा एक साइकिल में हमारी क्लास लगते अभी रहते हैं। कुछ ये है कि हाँ 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने? नहीं, आज देखिए आज कितना तारीख है? आज है 11 तारीख। 11 है। 18 तारीख से मेरी ऑफलाइन क्लास ऑलरेडी दिल्ली में लगी हुई है। हुँ, तो जब वहाँ खत्म होगा, हुँ, तो जैसे वहाँ पे करीब 20 दिन की क्लास रहेगी। तो वो खत्म होगा तो फिर दूसरा शेड्यूल आएगा, वो हुँ, हमें नहीं पता होता है। हुँ, फिर हमें शेड्यूल आता है कि हमें पटना ही जाना है या उसी में दूसरे बैच में शिफ्ट कर जाना है। तो वो एक बेसिकली कॉल सेंटर है नोएडा से, हुँ, वो हमारे कोर्स जो कोऑर्डिनेटर बोलते हैं उनको, वो डिसाइड करते हैं कि इस विषय के बाद अब कौन-सा विषय आएगा और ये वाले सर इस समय कहाँ जाएँगे। हुँ। उस तरह हमारा शेड्यूल तो हमें केवल 15 या 20 दिन पहले पता चलता है कि अब हमारा नेक्स्ट जो बैच है या जो प्लेस है वो कौन-सा होगा। मैं इसलिए पूछा कि कभी आप पटना आइए तो ज़रूर खान सर के ऑफ़िस से या जहाँ उनका कोचिंग सेंटर है वहाँ से एक इंटरव्यू क्योंकि जो दियरांचल के लोग हैं कम से कम इतना जाने कि जो आपका एक फ़ोकस ये भी है कि आप कहते हैं कि यहाँ के बच्चे कैसे आगे बढ़ें और यहाँ पर एक ही चीज़ है कि वो दी जा सकती है वो शिक्षा। शिक्षा के अलावा कुछ भी आप करके यहाँ पर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसको लेकर के मैंने ये सवाल आपसे किया कि कब आना है? तो वहाँ पर मैं भी प्रयास करूँगा कि वहाँ पर पहुँचूँ और वहीं से उसी कोचिंग सेंटर से मैं एक छोटा-सा भी इंटरव्यू करूँ और कम से कम जो दियरांचल के माँ-बाप हैं जो यहाँ के बच्चे हैं, जो मतलब उस लेवल से जैसे कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल से ऊपर सोचते हैं, वो कम से कम इस उस चीज़ को देखें और
कैसे आगे बढ़े, यूपीएससी और बीपीएससी की कैसे तैयारी करें, और ये पूरे देरांचल के लिए यही सोच रहे हैं कैसे यहाँ के जो बच्चे हैं आगे बढ़े। और ज़रूरी भी है, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ के जो भी लोग हैं बिहार में, एक कहा जाता है कि पलायन जब होता है तो मज़दूरी करने के लिए पलायन होता है। ये ऐसे तो बिहार को लेकर के ये कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा आईएएस और आईपीएस देने वाला जो राज्य है, बिहार ही है। यहाँ पर यही एक चीज़ है, तो आप लोग इस पे फ़ोकस करें। हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल से ऊपर की बातें हैं, तो आप यूपीएससी की तैयारी करिएगा तो बीपीएससी क्लियर आपका हो ही जाएगा। लोग कहते भी है कि अगर आप ऊपर का सोचिएगा तो आपके नीचे जो पौधान है, जिस सीढ़ी से आप ऊपर चढ़ते हैं, तो वो आपको हासिल हो ही जाएगा। तो ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा, और जो भी अपडेट होगा मैं आप लोगों के सामने लेकर के हाज़िर रहूँगा। फिलहाल इस क्रम में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।